तुम्हारे औरतों के मंगलसूत्र छीन करके उनको दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तुम्हारी टोटी खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। जो ट्रोल सम्राट है, जो लाइन देता है कि अब किस लाइन पे ट्रोलर्स को जाना है, वो तो मोदी देता है लाइन। तो आज जो बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलता है, सबसे पहला बुलडोजर का प्रयोग मेरे ऊपर किया था। 16 एकड़ में आश्रम था, हॉस्पिटल था, लाइब्रेरी थी, ट्रेनिंग हॉल्स थे, गवर्नमेंट्रीज थी, स्टाफ क्वार्टर्स थे, ऑफिस था, सब कुछ बुलडोजर चला दिया गया उस पर। मैं किस आधार पर अब लोगों को ये आश्वासन दूं कि बेटा सामने आओ, आवाज उठाओ, न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा न्याय। मांग तो ये होनी चाहिए कि शिक्षा फ्री हो। फ्री शिक्षा की मांग तो छोड़िए, जब छात्रों ने कहा कि जो आप फीस ले रहे हो उसको बढ़ाओ मत, तो इस देश की जनता ने अपने ही बच्चों के सिर फोड़ दिए कि तुम सस्ती शिक्षा की मांग क्यों कर रहे हो। अगर पढ़ना है तो बैंक से लोन लो, लोन चुकाओ और टैक्स पेयर बनो। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि इस देश में भिखारी भी टैक्स पेयर होता है। जो हिडन टैक्सेस हैं, जो जीएसटीज हैं, वो ज्यादा बड़े हैं। पढ़े लिखे लोग, कॉर्पोरेट जगत के बेवकूफ लोग ये बातें करते हैं। मैसेज गया कि तुरंत जाइए और गेस्ट हाउस में वो सीबीआई की टीम फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करके लाइए। तो सीआरपीएफ आई सीबीआई की टीम को रेस्क्यू करने, तो पुलिस ने सीआरपीएफ पर फायर किया। अरे बाप रे। और फिर सीआरपीएफ ने पुलिस पर फायर किया, सीबीआई की टीम को रेस्क्यू किया और अपने बैरक में ले गए। तो फिर पुलिस ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया और बॉम्ब फेंके। फिर सीआरपीएफ ने पुलिस पर बॉम्ब फेंके और उस दिन सुकमा की सड़कों पर दो फोर्सेस के बीच में बम चले। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ वो सीबीआई खुद कह रही है ये सारी बातें। हिमांशु जी, आप बहुत यात्राएं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? मैंने तो आपको इन बिटवीन, आपको ट्रांजिट में पकड़ लिया है। कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं हिमाचल से दिल्ली आया और दिल्ली से फिर मैं लखनऊ गया था। वहाँ भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा एक संगठन है छात्रों का, उन्होंने भगत सिंह जी की जो बर्थडे है 28 सितंबर को, उसका पूरा वीक कल से उन्होंने शुरू किया मनाना, तो मुझे बुलाया था। भगत सिंह ने कहा था कि एक युद्ध की स्थिति विद्यमान है और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी ये युद्ध चलता रहेगा। उन्होंने जब उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी तो लाहौर जेल में बंद थे भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु। तब उन्होंने वहाँ से वो ख़त लिखा था पंजाब के गवर्नर के नाम, जिसको द लास्ट पेटिशन कहा जाता है, आखिरी ख़त। और उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधन और मेहनत के फलों को लूटने के लिए उन पर एक युद्ध थोपा है, और ये युद्ध अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी बंद नहीं होगा। ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत नहीं हो जाती। हिमांशु जी, हमने देखा है यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे अपने हकों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे क्या होते हैं? हॉस्टल, पानी, बिजली, फीस या स्कॉलरशिप, ये ही मुद्दे होते हैं। और क्या मुद्दे होते हैं? पूरे हर यूनिवर्सिटी बैटलफील्ड बनी जा रही है। मैं आपको 2 यूनिवर्सिटी के किस्से बताता हूँ। कल मैं लखनऊ में था और लखनऊ के स्टूडेंट्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय जी। लखनऊ में, और उसमें 50% सीट्स दलितों के लिए रिजर्व है। तो उसमें कुछ दलित स्टूडेंट्स ने कहा कि हम बाबा साहब की 14 अप्रैल को जयंती मनाना चाहते हैं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको इजाज़त नहीं दी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में? अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अंबेडकर साहब का जन्मदिन मनाने की इजाज़त नहीं दी। तो उसके 3 दिन बाद रामनवमी आई। तो फिर वहाँ जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो डीजे लेकर आए, और डीजे लेकर के उन्होंने हेट वाले जो पूरे उनके नारे हैं वो लगाने शुरू करे, मुस्लिम विरोधी। और मुल्ले काटे जाएंगे। हाँ, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे टाइप का, और खूब हंगामा किया। तो ये स्टूडेंट्स अथॉरिटीज़ से मिलने गए कि ये क्या कर रहे हैं आप, कि हमको आप बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने देते हैं और इनको बिना इजाज़त के आप हुड़दंग करने दे रहे हैं, माहौल ख़राब करने दे रहे हैं। तो फिर 50 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स बुला करके 8 स्टूडेंट्स गए थे बात करने, इनको बुरी तरह पीटा,
फिर ये लोग धरने पर बैठ गए, 9 दिन धरने पर बैठे रहे। उसमें लड़कियां भी थीं, एक लड़की की मदर भी थी। इन सबको रातों रात पुलिस ने उठा लिया और पूरी रात गाड़ियों में, जिसमें एक नाबालिग स्टूडेंट भी था, उसको भी पूरी रात गाड़ियों में घुमाते रहे, किसी थाने में नहीं ले गए ताकि इनके वेयर अबाउट्स ना पता चल सकें। और फिर इनको जेल में डाल दिया, 23 लोगों को, और फिर 4 स्टूडेंट्स को आजीवन निष्कासित कर दिया। अब वो कभी इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते और वो दलित हैं। अच्छा। तो ये यूनिवर्सिटी, मतलब बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती मनाने के अपराध में 4 छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया गया। ये हो रहा है यूनिवर्सिटी, बाबा साहब यूनिवर्सिटी में। इसी तरीके से मुझे बुलाया गया था 2 साल पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। तो वहाँ पर जो वाइस चांसलर है वो बिल्कुल आरएसएस वाली विचारधारा के अपॉइंट कर दिए गए, जो राम भक्त और बिल्कुल सनातन वाले हैं। अब वहाँ जब उन्हें पता चला कि मेरी मीटिंग होने वाली है तो उन्होंने हॉल कैंसिल कर दिया, हॉल की बुकिंग कैंसिल कर दी। खैर किसी तरह से किसी खाली पड़े हॉल में मीटिंग की गई और कहा गया कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम लोग जो हो भगवान राम के ख़िलाफ़ मीटिंग करते हो वगैरह वगैरह। तो मैंने फिर अपनी जो बातचीत की शुरुआत थी मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई देखो, मैं जब आ रहा था तो मैंने महर्षि दयानंद का एक मूर्ति देखी यहाँ पर, और महर्षि दयानंद जो थे वो उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और महर्षि दयानंद कहते थे कि अवतारवाद पाखंड है, ये जो राम कृष्ण शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है। और वो कहते थे ईश्वर तो निराकार है, तो ये अवतारवाद पाखंड है। फिर वो कहते थे कि मूर्ति पूजा पाखंड है। फिर वो कहते थे प्राण प्रतिष्ठा पाखंड है। और वो कहते थे, मजाक उड़ाते थे, सनातनियों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। और वो कहते थे कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर तुम्हारी मूर्ति से कहो कि चल के दिखाए, खाना खा के दिखाए। और इसको वो लोग कहते थे पाखंड खंडनी पताका फहरा दी हमने झंडा फहरा दिया पाखंड को खंडित करने का। तो ये आर्य समाज का एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम हुआ करता था। और मुझे ये सब इसलिए मालूम है कि मेरे परदादा पंडित बिहारी लाल शर्मा मुजफ्फरनगर में वो महर्षि दयानंद को उत्तर प्रदेश लेकर गए थे सबसे पहले। और महर्षि दयानंद हमारे घर में ठहरे थे और कई बार ठहरते थे। और उत्तर प्रदेश के पहले आर्य प्रतिनिधि सभा के जो मंत्री बने वो मेरे परदादा बने थे। तो उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना मेरे परदादा ने की थी। और महर्षि दयानंद के जो ये विचार हैं, मैंने कहा स्टूडेंट से, आज उन विचारों को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आप अगर बोलेंगे तो आपको हॉल नहीं दिया जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। महर्षि दयानंद के यूनिवर्सिटी में महर्षि दयानंद के विचार नहीं बोल सकते, बाबा साहब अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती नहीं मना सकते। तो क्या सिर्फ आरएसएस की ही विचारधारा चलेगी? क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाओ, हेट वाले गाने गाओ, डीजे बजाओ, राम राम करो, राम का कीर्तन करो, यही हमारे नौजवानों को मजबूरी में करना पड़ेगा? और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम अंधविश्वास के खिलाफ, चाहे वो आर्य समाज का जो कैंपेन था हम उसको थोड़ा जानना चाहते हैं, या हम बाबा साहब के विचारों को जानना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआरें होंगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये स्थिति चल रही है। इसी तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने 25 लाख रुपया, वो हिंदवी सम्मेलन एक हो रहा था जो आरएसएस से जुड़ी हुई एक संगठन कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि ये स्टूडेंट फंड्स का, स्टूडेंट वेलफेयर फंड का 25 लाख रुपया इस संगठन को दे दो, वो आरएसएस से जुड़ी हुई संगठन को, ताकि ये अपना समारोह कर सके यूनिवर्सिटी में। तो स्टूडेंट्स ने विरोध किया, और बल्कि जो कॉलेज के फिनांस ऑफिसर थे उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि कई डिपार्टमेंट्स के पास क्लासरूम नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है,
तो ये 25 लाख रुपया हम आरएसएस के संगठन को नहीं दे सकते। तो फिनांस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया और स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप इसमें मत आइए कार्यक्रम में, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के हितों के खिलाफ हो रहा है। आरएसएस को पैसा दिया जा रहा है स्टूडेंट वेलफेयर का, अगर आप आएंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जब आए तो इन छात्रों ने उनको काला झंडा दिखाया, तो इन स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई। 26 दिन तक इनको जेल में रखा गया। इसमें से कई स्टूडेंट्स को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं विश्वविद्यालयों में। तो ये पूरी तरीके से विचार की, अपने विरोध प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार की और लोकतंत्र की हत्या है। आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया यहाँ पे, और ये सारी यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने छात्रों के खिलाफ एक्शन ले रहा है और संगीन धाराओं में उनको बंद कर रहा है, उनको आजीवन निष्कासित कर रहा है, उनके जीवन के सभी संभावनाओं से खेल रहा है। और किस लिए? जो बुनियाद है उस यूनिवर्सिटी की, उस पर वो टिके रहना चाहते हैं। जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है, सबका अब आरएसएस करण किया जा रहा है। इसमें मुझे कहीं कोई मुस्लिम तो नज़र नहीं आ रहा है। ये हिंदू बच्चे ही नज़र आ रहे हैं, दलित बच्चे नज़र आ रहे हैं इसमें। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, मतलब हम तो आत्मसात कर चुके हैं इस बात को। हमें चैनल पे दिखता है कि फला बस्ती में फला जगह बुलडोजर चला, तो हमें पहले से पता होता है मुसलमान का होगा। आप ये ना सोचिए कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ है। आरएसएस को का पहला दुश्मन सेक्युलर हिंदू है। आरएसएस ने जिन्ना की हत्या नहीं करी, उसने गांधी की हत्या करी। गांधी जो सच्चे हिंदू थे, जो दोनों समय प्रार्थना करते थे, जो अहिंसा को मानते थे, जो सत्य को मानते थे, जो सनातन को मानते थे। सनातन कहते, मैं सनातनी हिंदू हूं, टीका उनकी चोटी थी गांधी की। और प्रार्थना करने जाते समय एक निहत्थे बुजुर्ग व्यक्ति की, हिंदू की हत्या किसने करी? आरएसएस ने। तो ये हिंदू थोड़ी है, ये तो नफरत के आधार पर राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेकर के, जो परंपरागत भारत में शासक वर्ग है, जो सवर्ण है, जिसके पास पैसा है, उसकी सत्ता बरकरार रखने के लिए, और अब जो नया पूंजीवाद आया है, उस पूंजीपति के हितों की सुरक्षा करने के लिए, अब सत्ता मुट्ठी में रखने के लिए मुस्लिम विरोध का शगुफा छोड़कर हिंदुओं को डराकर उनको संगठित करके सत्ता हाथ में लेने का पूरा इनका ये षड्यंत्र है। तो इनको डर लगता है सेकुलर हिंदुओं से कि ये हमारी पोल खोलेंगे, ये हमको हरा देंगे, ये हमारा दुश्मन है। तो वो सबसे ज़्यादा, देखिए, दाभोलकर को मारा, पंसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, गौरी लंकेश को मारा, लोया को मारा, कोई मुसलमान नहीं है। ये मारते हैं हिंदुओं को ही। यूनिवर्सिटीज़ का वैसे ही बुरा हाल है। जो जिस तरह के कोर्सेज लाए जा रहे हैं, हमें हैरत होती है। ये कोर्सेज पढ़ के हमारे नौजवान किसको सर्व करेंगे? किस ग्लोबल मार्केट में ये इनको पनाह मिलेगी, जगह मिलेगी? हाँ, ज्योतिष, कोई राशिफल देखेगा, कोई हाथ की रेखाएं पढ़ेगा, कोई चांद सितारों से भविष्य बताएगा। और नौजवानों को क्रिटिकल थिंकिंग से हटा करके अंधभक्त बनाना, उनको दंगाई भीड़ में कन्वर्ट करना, ये पूरा प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर नौजवान क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, सोचेगा, तो वो कहेगा कि आप नफरत क्यों फैला रहे हैं, आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे, आप देश में शांति क्यों नहीं ला रहे, आप देश की एकता को तोड़ क्यों रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों करा रहे हैं। तो छात्र सवाल पूछेगा। तो वो सवाल ना पूछ सके, इसलिए उसको वहशी बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ, मूर्ख बना दो, उसको वहशी भीड़ में बदल दो। मुसलमानों के खिलाफ वो जाए और मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाए और डीजे बजाए और लिंच करे मुसलमानों को, सड़कों पर दंगे करे। वो ये पूरा इनका प्रोजेक्ट है। उसके लिए ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। मोदी के आप भाषण देख लीजिए, वो बिल्कुल नफरत से भरे होते हैं कि तुम्हारे औरतों के मंगलसूत्र छीन करके ये उनको दे देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तुम्हारी टोंटी खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। तो वो पूरा नफरत का सबसे बड़ा ट्रोल तो मोदी खुद है। जो ट्रोल सम्राट है, जो लाइन देता है कि अब
किस लाइन पे ट्रोलर्स को जाना है वो तो मोदी देता है लाइन, तो वो तो सबसे बड़ा ट्रोल है। तो ये पूरा इनका प्रोजेक्ट है कि कैसे हिंदू समाज को मूर्खता के दलदल में डुबा दो। इसलिए ये हिस्ट्री नहीं पढ़ने देते, ये सोशियोलॉजी नहीं पढ़ने देते, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज जहाँ हैं जेएनयू में सीटें खत्म कर दी, पीएचडी के सब्जेक्ट्स को अलॉट नहीं कर रहे हैं, उस पर वो नहीं करने दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को रिसर्च नहीं करने दे रहे हैं। तो नौजवान सच्चाई तक ना पहुंच जाए कहीं। और जिस लेवल के टीचर्स का अपॉइंटमेंट होने लगा है अभी तो मुझे कल रूपरेखा वर्मा जी अपने भाषण में बता रही थी, वहाँ मुझे नहीं सबको बता रही थी, वो कह रही थी कि अभी ये आरएसएस वाले मतलब सरकार कर रही है आरएसएस के से प्रेरित होकर कि जीवन विद्या सिखाने वाले प्रोफेसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। शायद 8 अपॉइंटमेंट हो चुके हैं जिनको प्रोफेसर ग्रेड मिलता है, और उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन की उनकी कोई क्राइटेरिया, उनके बंदिश नहीं है। वो चौथी फेल हों, 5वीं पास हों, चलेगा। और ऐसे ही लोगों को अपॉइंट किया गया है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रोफेसर ग्रेड में। और क्या है कोर्स? ये जीवन विद्या सिखाएंगे, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन तो शिक्षा जीवन शिक्षा। तो उसमें यही है कि भाई आप धर्म का पालन करो, आप पूजा पाठ करो, आप ज्योतिष को मानो, आप ईश्वर को मानो, मतलब छात्रों को मूर्ख बनाना और वो पूरा हिंदुत्व के उसमें डालना, और जो रिग्रेसिव जितना भी पिछड़ापन हो सकता है वो छात्रों को सिखाया जाए। यही आरएसएस का प्रोजेक्ट है। तो उस तरह के ये अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, 8 अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। रूपरेखा जी अपने भाषण में बता रही थी। ये कैसे होते होंगे? इसमें कोई सिलेक्शन कमेटी, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? क्या एक जियो निकाल देगी, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देगी, लेटरल एंट्री है ये तो? लेटरल एंट्री है। अब एक तो लेटरल एंट्री का आप उदाहरण देख रही हैं, ये सेबी की जो अध्यक्ष हैं जी, और लेटरल एंट्री से ही उनकी नियुक्ति हुई थी, और वो आईसीआईसी बैंक में भी सैलरी ले रही थी, 4 जगह से सैलरी लेती रही जी। हूँ तो देखिए एक साथ। जी, देखिए आप फिर ये जो लेटरल एंट्री के बहाने सीधे कॉरपोरेट को सरकार चलाने का अख्तियार दे रहे हैं, और कॉरपोरेट के पक्ष में नीतियां बनाने और एग्जीक्यूट करने का अधिकार। बिल्कुल। हमारे युवा क्या करेंगे जो इतनी हड्डी गला करके यूपीएससी की तैयारी करके अपने को देश की सेवा के लायक बनाते हैं, और उनके अंदर एक भाव होता था। अब धन्ना सेठ के नौकर आ जाएंगे और सीधे आकर के लेटरल एंट्री तो कमाल की चीज़ हो गई। देखिए, आपने जो ये बात कही कि जो यूपीएससी पास करके और जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, ये भी एक मिथ है। मैं मानती हूँ। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है छत्तीसगढ़ की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे। वो जॉब में थी। जेल में जो आदिवासी नाबालिग लड़कियों को जेल में डाला गया, महिलाओं को जेल में डाला गया, आदिवासी महिलाओं को, उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया। पहले 1 महीने तक बलात्कार हुए थाने में, और उसके बाद वो 12 साल की लड़की, 14 साल की, 16 साल की लड़कियां, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर इलेक्ट्रोक्यूशन मार्क्स थे, बिजली से जलाए जाने के निशान थे, उनके निप्पल्स काट दिए गए बलात्कार करते समय। वो सारे मुझे जो सूचनाएं मिली, सोनी सोरी ने खुद देखी ऐसी लड़कियां जेल में, सोनी सोरी ने मुझे बताया जेल से ख़त लिख करके। तो मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पर कि छत्तीसगढ़ की जेलों में इस तरह की लड़कियां बंद हैं और सरकार इसकी जांच कराए, एक जांच दल बनाया जाए जिसमें वकील, महिला सामाजिक कार्यकर्ता हों, और वो जा कर के जेलों का दौरा करें, महिला कैदियों से मिलें, और अगर मेरा आरोप झूठा पाया जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो सरकार ने तो कोई जांच नहीं करी, ना मुझे जेल में डाला, लेकिन मेरे उस पोस्ट के नीचे वो वर्षा डोंगरे जो डिप्टी जेलर थी, उन्होंने कहा कि मैं बस्तर की जेल में रह चुकी हूँ और मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं। हिमांशु कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने लिखा तुरंत हंगामा हो गया, क्योंकि जेलर खुद कह रही है, और उन्होंने कहा कि मैं सरकार की नौकर नहीं हूँ,
मैं संविधान की नौकर हूं, मैं इस देश की जनता की नौकर हूं, इसलिए मैं जनता के हित में बोलूंगी। उसके बाद वर्षा डोंगरे को सस्पेंड कर दिया गया, उनको माओवादी कहा गया। वो कई साल सस्पेंड रहीं, अभी फिर से वो जॉब में हैं। ये एक उदाहरण है कि अगर आप जनता का साथ देंगे, तो जॉब में आने के बाद आप जनता का साथ देंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा, जज प्रभाकर ग्वाल सुकमा में जज थे, मजिस्ट्रेट थे, और वहाँ इनाम के लालच में आदिवासियों को पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। बाजार जा रहे हैं, 20-20 आदिवासियों को पकड़ लिया। अब उसमें बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, नाबालिग बच्चे भी हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, हाथ में झोला है, थोड़े से पैसे हैं, घर के लिए हल्दी मिर्च वगैरह लेने जा रहे हैं, और उनको पकड़ करके घेरा डाल करके जैसे बकरियों को पकड़ लेते हैं, और पकड़ा और ले गए थाने में। उस थाने में ले जा करके और कागज़ बनाया और तुरंत कोर्ट में पहुंच गए, लो जी हमने इतने नक्सली पकड़ लिए। तो ज़्यादातर जो मजिस्ट्रेट हैं वो पुलिस से डर करके उनको जुडिशल कस्टडी में भेज देते हैं। 5-5, 6-6, 7-7 साल आदिवासी जेलों में सड़ते रहते हैं। लेकिन प्रभाकर ग्वाल ने कहा कि ये क्या है, आप अभी अभी इनको लेकर के आए हैं और इसमें बाप का नाम नहीं है, गांव का नाम नहीं है, इनके ऊपर पहले के कोई एफआईआर नहीं है, कभी ये फरार नहीं हुए, कैसे माओवादी हो गए ये बताइए मुझे। इसमें इनके बाप का नाम क्या है, कितने एफआईआर है इसके ऊपर, कब फरार हुआ ये, कैसे पता माओवादी है। फिर वो लोगों से पूछते थे आपको कहाँ से पकड़ा, कि वो हम तो साहब बाजार जा रहे थे, ये देखो झूला है हमारे पास, ये हमारे पैसे हैं। तो जज साहब ने पुलिस को डांट लगाई और 2-3 बार ऐसा हुआ। तो एसपी ने हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि प्रभाकर ग्वाल पुलिस की बेइज्जती करते हैं, और हाई कोर्ट ने जज प्रभाकर ग्वाल को डिसमिस कर दिया। संविधान की, कानून की रक्षा करने के लिए कारण जज को डिसमिस कर दिया गया। तो अगर आप पुलिस और सरकार के गलत कामों के साथ नहीं हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो कितना भी पढ़ लिख के आप नौकरी में पहुंच जाइए। तीसरा उदाहरण हमारे मित्र संजीव भट्ट का है। संजीव भट्ट तो आईपीएस थे, आईजी थे इंटेलिजेंस के, और उन्होंने जब सच्चाई का साथ देने की कोशिश करी, उन्होंने बताया कि गुजरात में जो जनसंहार हुआ, मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, उसमें मोदी का क्या रोल था, कैसी मिलीभगत थी। जब उसके बारे में उन्होंने मुंह खोला और जनता के पक्ष में और कानून के पक्ष में का साथ देने का फैसला किया, तो उनको आईपीएस से हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया उनको जॉब से, जेल में डाल दिया गया। अभी 2-2 उनको उम्र कैद दे दी गई हैं, और अभी उन्हें राजकोट जेल में रखा गया है ले जा करके, जहां पर वो कैदी बंद हैं जिन्हें संजीव भट्ट ने गिरफ्तार करके सजा दिलवाई थी। यानी वो बदला ले सकते हैं संजीव भट्ट से, ले इस इरादे से संजीव भट्ट को उसी जेल में डाल दिया गया है, राजकोट जेल में। और उनकी पत्नी ने जब उनके लिए अपील करी ऊपर, तो उन पर 3 लाख का जुर्माना लगा दिया गया कि आपने अपील क्यों की। तो आप ये जो कह रही हैं कि लोग पढ़ लिख कर जाएं और सेवा करें, सेवा अगर आप जनता की करना चाहेंगे, सच्चाई की करना चाहेंगे, संविधान की करना चाहेंगे, कानून बचाना चाहेंगे, तो ये जो सरकार इस समय है, जो फांसीवादी गैर लोकतांत्रिक सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है, दंगाइयों की सरकार है, ये अच्छे ऑफिसर्स को जेल में डाल देगी, सस्पेंड कर देगी, डिसमिस कर देगी, चाहे वो जज हो, आईपीएस हो या कोई और हो। क्या ही कहूँ मैं। इसलिए हम देखते हैं कि आज चाहे वो एनआईए है, ईडी है, सीबीआई है। सीबीआई को तो 2 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप पिंजरे में बंद तोता मत बनिए। एनआईए में भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और देखिए किनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। जो लेखक हैं, हमने शुरू में बात करी, जो लेखक हैं, जो वकील हैं, जो पत्रकार हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, जो इस देश के संसाधनों को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, या
जन विरोधी नीतियों के बारे में क्रिटिक लिखते हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। जो इस देश को बचा रहे हैं वो जेलों में है, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं वो सत्ता पर है। और ये पुलिस अधिकारी उनकी चाकरी कर रहे हैं, उनके कहने से देशभक्तों को जेल में डाला जा रहा है। एक बात अजीब, एक नई चीज़ पैदा हुई है। पुलिस थानों के अंदर या पुलिस वालों के ज़रिए फ़ौजियों के बीच में जो चल रहा है इस समय, कि कोई फ़ौजी अपने परिवार के साथ जा रहा है, अपने स्पाउस के साथ जा रहा है, उसका बलात्कार, उसके साथ घिनौनी हरकतें थाने के अंदर। अभी आप देखिए परसों का मामला जो है, जिसमें एक एडवोकेट जो ब्रिगेडियर की बेटी हैं और एक कैप्टन की फियांसी हैं, उनको किस तरह से और वो शिकायत करने गई थी, उनके साथ यौन उत्पीड़न कुछ शोहदों ने, लफंगों ने किया था। वो शिकायत करने गई थी थाने में, उड़ीसा में। और वो शोहदों ने, जो इंजीनियरिंग के छात्र थे जी, उन्होंने क्यों किया था? वो कह रहे थे कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम ऐसे बाल नहीं रख सकती, तुम अपनी टांगे नहीं दिखा सकती, तुम्हारी टांगे दिख रही हैं। तो यही जो मैं कह रहा था अभी कि इस देश के नौजवानों को मूर्ख बना दिया जा रहा है, वहशी और गुंडा बना दिया जा रहा है, उसको एक वहशी भीड़ में बदल दिया जा रहा है, नफरती भीड़ में। और ये सोच रहे हैं कि ये नफरती भीड़ सिर्फ मुसलमानों का कत्ल करेगी उनको, लेकिन जब आप पूरे देश को ऐसी नफरती भीड़ में बदल देते हैं तो वो महिलाओं को भी नहीं बख्शेगी, वो दलितों को, कमज़ोरों को, गरीबों को, उनको भी नहीं बख्शेगी। जो अपने से कमज़ोर मिलेगा वो उस पर हमला करेगी। तो जब वो थाने में रिपोर्ट करने गई हैं, महिला पुलिस कर्मियों ने भी उनके बाल पकड़ के उनको मारा है, उनकी गर्दन में बहुत सख्त चोट आई है, और फिर जो थानेदार ने जो उनके साथ किया वो तो बताने लायक ही नहीं है। उनका ब्लाउज फाड़ दिया गया, उनके छाती पर किक मारी है थानेदार ने, और ही फ्लैश्ड अपनी पैंट उतार दी। हाँ जी। और ये सब महिलाओं के सामने हो रहा है। हम आज से 20 साल पहले ये मानते थे, जब हम नारीवादी बात करते थे कि कैसे पब्लिक स्पेसेस को महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए, तो हम ये मानते थे कि अगर महिलाएं ज़्यादा होंगी थानों में तो शिकायतकर्ता महिला सुरक्षित महसूस करेगी थाने में जाके शिकायत करने में। ये तो अजीब व गरीब है कि महिलाओं के सामने, महिला पुलिस कर्मियों के सामने। देखिए, अगर आप राजनीतिक भ्रष्टाचार इस लेवल पर ले आएंगे कि इस देश की कुर्सी पर दंगाई, तड़ीपार लोग बैठ जाएंगे, तो उसके बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पुलिस बहुत लोकतांत्रिक और मानवीय है और कानून की इज्जत करने वाली होगी। आज आप देखिए क्या टेंडेंसी है कि मुसलमानों की जब लिंचिंग होती है, उनको सरेआम भीड़ मारती है, पीट पीट कर मारती है, कत्ल करती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, तो उसका वीडियो बनाया जाता है। और वीडियो कौन बनाता है? मारने वाले। वीडियो मारने वाले बनाते हैं, और वो खुद ही उसको अपलोड करते हैं। यानी उन्हें मालूम है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, पुलिस मौजूद होती है, कई पुलिस मौजूद होती है, सरकार हमारा कुछ नहीं करेगी, कोर्ट हमारा कुछ नहीं करेगा, उल्टे हमें राजनीतिक फायदा मिलेगा, हमें टिकट मिल जाएगा। आपने देखा कि राजस्थान में राजसमंद जिले में जो एक बंगाली मजदूर को कैमरे के सामने वो काम करने के बहाने बुला करके शंभू रैगर ने कुदाल से मारा, वो पूछ रहे हैं साहब मेरे से गलती क्या हो गई मेरे से। और मालूम है वो वीडियो किसने बनाया? बच्चे ने बनाया। 14 साल का उसका जो भतीजा है उससे उसने वीडियो बनवाया। सोचिए वो बच्चा क्या बनेगा जो, और उसका हाथ हिल नहीं रहा है, यानी वो देख रहा है कि एक आदमी का कत्ल, निर्दोष आदमी का कत्ल किया जा रहा है। और वो दोस्त बना करके लाया था, शंभू रैगर उस बंगाली मजदूर को दोस्त बना करके लाया था, उससे दोस्ती और उसको कुछ खाने वाने का लालच दे के लाया था सुनसान इलाके में। और ऐसा घृणित काम करने वाले और जिंदा जला दिया था उसको। वो जख्मी था, जब उसको कुल्हाड़ी मारी है, वो उसकी सांस चल रही थी, फिर उसको घासलेट डाल के जिंदा जला दिया था, और उसका वीडियो बनाया। और उस शंभू रैगर के पक्ष में हिंदू संगठनों ने चंदा अभियान चलाया, समर्थन अभियान चलाया, सोशल मीडिया पे खुलेआम उसको अभियान चलाया गया, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। और
उस शंभू रैगर के समर्थन में जो रैली निकली, उस रैली ने उदयपुर कोर्ट में तिरंगा उतारकर वहां भगवा झंडा लगा दिया। तो ये अगर रामलीला में उसकी झांकी बना करके, उसको हीरो की तरह शंभू रैगर की झांकी बना करके उसका टैब्लो भी चलाया। जी, तो ये जो सब हो रहा है, पुलिस एक तरीके से पार्टी इन क्राइम हो गई है, अपराध में साझीदार हो गई है। अब बलात्कारी को मालूम है कि मेरा साथ पुलिस देगी, मेरा साथ अदालत देगी, हत्यारे को मालूम है, दंगा करने वाले को मालूम है कि ये अब प्रशंसनीय काम है, ये राजनीति से समर्थित काम है। अपराध करना अब राजनीति समर्थित एक गतिविधि है। तो पूरा समाज का क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है, पूरे समाज को अपराधी बनाया जा रहा है। अगर आप अपराधी हैं तो आप सत्ता के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। टेनी का बेटा, विजयवर्गीय का बेटा, इन सब लोगों को अगर हम देखें, बिल्कुल जो सरेआम अपराध करते हैं वो उनको ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है और जज को वो नहीं दिखता है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि पूरे सिस्टम का क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है। पूरा सिस्टम क्राइम में साझीदार है कि हम आपके साथ हैं, आप करिए, क्राइम करिए। और पहले ये था कि मुसलमानों के खिलाफ करिए, अब अगर आप महिलाओं के खिलाफ करते हैं तो भी आप राजनीतिक जो सिद्धांत है उनका, जो मर्दवाद है, जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता को मजबूत कर रहे हैं आप। वेरी गुड, आप हमारी आरएसएस की लाइन है ये, पितृसत्ता मजबूत होनी चाहिए, हिंदुत्व मजबूत होना चाहिए। और हिंदुत्व का मतलब ही है कि पितृसत्ता, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और जो परंपरागत शासक वर्ग है, अमीर वर्ग है, उसके हितों की सुरक्षा, यही है हिंदुत्व की राजनीति। तो अगर आप इस पक्ष में हैं तो करिए, अपराध सारे करिए, गरीब को मार दीजिए, आदिवासी को मार दीजिए, दलित को मार दीजिए। पुलिस थाने के सामने मारा गया था ना गुजरात में, ऊना में जी, थाने के सामने पीटा गया था। तो पूरा जो सिस्टम है वो इस समय क्रिमिनल हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ इस परिप्रेक्ष्य में जो जीवन शिक्षक हैं, जो चौथी फेल भी नहीं होंगे या होंगे कुछ नहीं पता, ये कौन सी दीक्षा देंगे, शिक्षा दीक्षा करेंगे, ये किस टाइप का इंसान तैयार करेंगे? वो यही नफरत सिखाएंगे, जातिवाद सिखाएंगे, औरतों को गुलाम बना कर रखो, औरतों को आज़ादी मत दो। अब देखिए ना, एक और कॉलेज है जिसमें अच्छी गृहिणी और बहू बनने का भी प्रशिक्षण है, कोर्स है। जी जी जी, वो पढ़ा मैंने। तो असल में आरएसएस की जो विचारधारा, बल्कि जो गीता प्रेस की किताबें हैं उसमें भी है कि श्याम सुंदर दास जी जो हैं और प्रेम सुखदास की जो किताब है, वो कहते हैं कि अगर पति आपको पीट रहा है तो आप सोचिए कि आपके पिछले जन्म के पाप कम हो रहे हैं। और पति यदि दुराचारी भी हो, शराबी भी हो, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए और उसको देवता मानना चाहिए। इस तरह की बातें हैं उसमें। तो जो आरएसएस का मुख्य जो सिद्धांत है, ये 20वीं सदी का प्रकाशन गृह है, पब्लिकेशन हाउस है, जो 20वीं सदी में ये फैला रहा है और उसको गांधी पुरस्कार दिया गया है। जी, 21वीं सदी में उसको गांधी पुरस्कार दिया गया है जी। और तो ये पितृसत्ता को मजबूत करने वाला पूरा इनका सिद्धांत है आरएसएस का। ये औरत को बच्चा पैदा करने वाली, घर संभालने वाली, घर के भीतर रहने वाली चीज़ बनाना चाहते हैं। ये स्त्रियों की समानता के विरोधी हैं, पितृसत्ता के समर्थक हैं। और आप देखिए इनकी जो स्पीचेस हैं, मोदी खुद क्या कहते हैं, बड़ी बिंदी गैंग, है ना, ये मोदी की तो भाषण है सारे, बड़ी बिंदी गैंग, खान मार्केट गैंग, आंदोलन जीवी। तो इतनी नफरत इनके मन में उन लोगों के प्रति है जो सत्ता के आगे सर ना झुकाएं, आंदोलन करें। हाँ, सरकार का विरोध कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव हैं। जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनसे ये लोग चिढ़ते हैं। इनके मैसेजेस देखिए व्हाट्सएप पर, समानता की मांग करने वाली औरतों को ये कितने गंदे गंदे शब्द, वेश्या, रंडी, ये सब इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपने मैसेजेस में। इनके जो ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल है, वो फेसबुक पर जो महिला सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी पोस्ट पर जाकर इस तरह की गालियां देते हैं।
जो एक बहुत बड़े नेता ने, बीजेपी के बड़े नेता ने, बीजेपी की ही जो नेत्रियां हैं, जो महिला राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए बड़े घिनौने शब्द में बोला कि वो इस चीज़ से गुजर के आती हैं तब नेता बनती हैं। गौरी लंकेश की जब हत्या की गई, उसके बाद एक आईटी सेल के व्यक्ति ने लिखा था कि एक कुतिया के मरने पर पिल्ले कैसे भौंक रहे हैं, और उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। आपको पता है अभी विनेश फोगाट का जब 100 ग्राम वज़न बढ़ गया तो बाकायदा एक्स पे, ट्विटर पे किसी ने लिखा कि 100 ग्राम सीमेंट है इसके पेट में। हाँ। और महिला आयोग चुप रहा और उसको बाकायदा लोगों ने शेयर किया। ये और बहुत घिनौनी भाषा में उसने पूरा डिस्क्राइब किया और ये भी लिखा कि ये 100 ग्राम जो वजन बढ़ा ये इस वजह से बढ़ा है। और महिला आयोग चुप रहा कि देश की इतनी बड़ी खिलाड़ी है, स्टार है, उसके लिए ये इंसान ये बात कह रहा है, महिला आयोग चुप है। महिला आयोग तो इसलिए चुप रहेगा क्योंकि मोदी जी का विरोध कर रही थी वो विनेश फोगाट। विनेश फोगाट मोदी जी का जो खास आदमी है, जो आरोपी है ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो मोदी जी का आदमी है। उसका विरोध करना यानी मोदी जी का विरोध करना। जो मोदी जी का विरोधी है वो महिला आयोग का भी विरोधी है। तो महिला आयोग ऐसी महिला का बिल्कुल साथ नहीं देगी जिसका समर्थन मोदी जी नहीं कर रहे हैं। इस समय जितने भी आयोग हैं, जैसे ये अभी मैंने शुरुआत में जो आपको किस्से बताए कि वो दलित बच्चों को निकाल दिया गया अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने के लिए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उन्होंने SC/ST आयोग को लिखा, कोई जवाब नहीं आया। तो महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अपराधों के बारे में महिला आयोग को लिखती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती महिला आयोग। मांशु जी, दलित आंदोलन से या सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हुए बहुत से नेता भी तो हैं इस समय, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो बसपा में हो, कहीं हो। ये लोग क्यों चुप हैं? बहन मायावती क्यों चुप है? मुझे समझ नहीं आता कि जिस उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जिस उत्तर प्रदेश में उन्होंने अम्बेडकर साहब के नाम की इतनी चीज़ें बनाई, वहाँ पर अम्बेडकरवादी स्टूडेंट्स के साथ अगर ये होता है, वो कैसे चुप रहती हैं? ये क्या सियासत है? मायावती जी की तो राजनीति इस समय कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मायावती जी के जो भी एक्शंस हैं वो इस तरीके के हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। और यहाँ तक कि उनके अपने ही भतीजे को उन्होंने उस समय हटा दिया जब उन्होंने बीजेपी के बारे में 2 स्पीचेस बहुत सख्ती से दी थी, सख्त शब्दों में दी थी, तो तुरंत उनको हटा दिया गया था उनके पद से। और फिर अब दोबारा लाई हैं। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया चुनाव में हारने के बाद। तो मायावती जी की जो पूरी राजनीति है इस समय इस तरह की है कि जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। और बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं दलितों के साथ जिसमें मायावती जी ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, उसमें वो आई नहीं, बयान भी नहीं दिया, गई भी नहीं। कभी किसी पीड़ित से नहीं मिली, हाथरस हो गया, और भी अभी देखिए फर्रुखाबाद में जो हुआ है और लगातार होता ही रहा है। तो बहुत अफसोसनाक है। राम मंदिर में अभी जिस बच्ची के साथ हो गया जी, आप देखिए, 9 लोगों के ऊपर आरोप है जी, तो ये बहुत बड़ी घटना है, राम मंदिर में ये हो जाए। जी। क्या हुआ है? हमारा देश इतना बलात्कार की तरफ कैसे चला गया? क्या, किस तरह की कुंठा है भारतीय समाज के मर्दों में? चाहे वो पुलिस हो, चाहे CRPF हो, चाहे वो कोई भी मतलब जिनको डिसिप्लिन की नौकरियां कहा जाता है, बेल्ट वाली नौकरियां कहा जाता है, वहाँ से निकल के आ रहा है। मुझे सोनी सोरी जी याद आती हैं। मैंने उनसे भी बात की, बहुत पहले बात हुई थी जब, तो उस समय से ले आप तो लगातार उनके संघर्ष के साथी हैं, आपकी वजह से हम बहुत कुछ जानते हैं। असल में मेरा तो जीवन ही इन मुद्दों को उठाने के कारण एक तरीके से बर्बाद किया गया। आप जानती हैं आदिवासी इलाके में मैंने काम जी किया। हाँ। मेरे पिताजी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद वो गांधी जी के साथ सेवाग्राम में रहे मेरे पिताजी। और पिताजी गांधी जी के बारे में कहते थे कि गांधी जी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में रह कर के सेवा करनी चाहिए, नहीं तो देश का लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। ये गांधी जी ने कहा था। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी चले गए थे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, और हमने वहाँ
एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया था आदिवासियों के गांव में, और हम 18 साल फिर वहाँ रहे थे। और वहाँ फिर जो हुआ है वो हमने देखा, और देख करके जब उसके बारे में आवाज़ उठाई कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें बर्बाद कर दिया गया। ये मेरे जीवन की पूरी कहानी है। आपका आश्रम खत्म कर दिया? हुआ ये था कि हम लोगों ने वहाँ जा कर के एक संस्था बनाई। हमारा 1000 साथी, 1000 का स्टाफ था हमारा। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण, खेती संबंधित करीब 30 तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे चलते थे कई जिलों में। मुझे वहाँ ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया था। मैं जज के साथ बैठकर डायस पर बैठता था और समझौते कराता था, समझौते के मुकदमे लोक अदालत में। इसके अलावा नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के हम लोग मेंबर थे। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट में मैं जज था। इसके अलावा जितनी भी सरकारी समितियां होती थीं उसमें हम लोग मेंबर होते थे एडवाइजरी बोर्ड में। छत्तीसगढ़ में जब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आदिवासियों की ज़मीनें छीनने के लिए भाजपा सरकार ने 2005 में सलवा जुड़ुम नाम का एक सैन्य अभियान शुरू किया। उसमें 5000 असामाजिक तत्वों को राइफलें दी, 303 राइफलें, और उनसे कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, और उनको 1500 रुपया ऑनरेडियम का वादा किया गया, और उनके साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ दिया गया। और इन लोगों ने गांव-गांव जा कर के आदिवासियों के घर जलाने शुरू किए। जब गांव पर हमला करते थे ये लोग, तो आदिवासी भागते थे। उसमें बच्चों की हत्याएं की गई, बुजुर्गों की हत्याएं की गई, महिलाओं से बलात्कार किए गए, और उनके घरों को जला दिया गया, फसलों को जला दिया गया, उनके घरों में रखा अनाज जला दिया गया। जो लोग पकड़ में आ गए उनको जेलों में डाल दिया गया, और इस तरीके से एक के बाद एक 650 गांव जला दिए गए। 650 गांव जला दिए मकान गए। नहीं, मकान नहीं, 650 गांव जला दिए गए। और हजारों आदिवासियों की हत्या, 5000 के करीब आदिवासियों की हत्या हुई सलवा जुडूम ने सलवा जुड़ूम में। माने वो सैनिक थे, सुरक्षा बलों के सिपाही, एसपीओज और पुलिस के सिपाही, इन्होंने मिल करके। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 16 आदिवासी महिलाओं के पास हमें प्राइमा फेसी एविडेंस मिले हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो फाइल बनती है बलात्कार की, उसमें एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट होता है। लेकिन अगर स्टेट ही बलात्कार करे तो फाइल पर क्या लिखा जाएगा? स्टेट वर्सेस स्टेट। तो सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी है महिलाओं के, वही अगर बलात्कार करने लगेगा तो फिर महिलाओं की इज्जत, मतलब महिलाओं को कौन सुरक्षा देगा? तो वहाँ पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो हम लोगों ने, नंदिनी सुंदर हमारी साथी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गई इसको लेकर के। मैंने 522 मामले कोर्ट को सौंपे, जिसमें बलात्कार थे, अपहरण थे, पुलिस के द्वारा हत्याएं थीं, घर जलाना था। और उसके बाद 2009 में मेरे आश्रम पर भाजपा सरकार ने बुलडोज़र चला दिया। आज जो बुलडोज़र मुसलमानों के घरों पर चलता है, सबसे पहला प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोज़र का प्रयोग मेरे ऊपर किया था 2009 में। वो भी इसलिए क्योंकि मैं भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे बलात्कारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। तो बलात्कारों के खिलाफ बोलने के कारण मुझे बर्बाद कर, मेरा आश्रम 16 एकड़ में आश्रम था, उसमें हॉस्पिटल था, लाइब्रेरी थी, ट्रेनिंग हॉल्स थे, डॉर्मेट्रीज थी, स्टाफ क्वार्टर्स थे, ऑफिस था, सब कुछ बुलडोज़र चला दिया गया उस पर। गवर्नमेंट का लगाया हुआ टेलीफोन टावर था, हैंडपम्प्स थे गवर्नमेंट के लगाए हुए, सब उखाड़ के फेंक दिए गए। और 16 एकड़ में जो आश्रम था, जो आदिवासियों की शानदार सेवा कर रहा था, नेशनल इंटरनेशनल हम लोग को अवार्ड्स मिल रहे थे, कलेक्टर, एसपी, जज हमारे आश्रम में आकर बैठे रहते थे। सिर्फ जब मैंने सरकार के गलत कामों, बड़ी कंपनियों के लिए आदिवासियों की ज़मीनें छीनने,
बलात्कार करने सुरक्षा बलों द्वारा इसका विरोध किया तो सब मेरे दुश्मन हो गए और पूरे आश्रम को ध्वस्त कर दिया गया। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की गई। आखिर में 2010 में मुझे 10 साल के लिए तड़ी पार कर दिया गया और मैं 10 साल छत्तीसगढ़ नहीं जा पाया। आज मेरे पास कोई मकान नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, मैं लामकान। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, लोकतंत्र के लिए, मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। कुछ केसेस वहाँ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक गांव था, उसका नाम सामसेट्टी गांव है, सुकमा ज़िले में। वहाँ की 4 लड़कियाँ और पड़ोस के गांव की 2 लड़कियाँ, उन्होंने शिकायत करी कि हमारे साथ पुलिस वालों ने और सलवा जुड़ूम के लीडर्स ने सामूहिक बलात्कार किया था। तो हमने उनकी एफआईआर कराने की कोशिश की तो एफआईआर नहीं की गई। हमने एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से खत शिकायत भेजी, एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कानून कहता है कि आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए, तो हमने वो किया 156 बी के तहत। तो वो ऑर्डर हो गया। पीड़िताओं के बयान दर्ज हो गए मजिस्ट्रेट के सामने, गवाहों के बयान दर्ज हो गए और वारंट्स निकल गए पुलिस वालों और सलवा जुड़ूम लीडर्स के अगेंस्ट। तो पुलिस ने जवाब दिया कोर्ट में कि ये एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस वाले एब्सकॉन्डिंग है, आरोपी एब्सकॉन्डिंग है, मिल नहीं रहे। जबकि उसमें से एक एसपी का बॉडीगार्ड था, एसपी का बॉडीगार्ड था, और बाकी वो थाने में ही रह रहे थे, नए गांव जला रहे थे, नए बलात्कार कर रहे थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था एब्सकॉन्डिंग बट ऑन ड्यूटी, वो और तनख्वाह उनकी जारी थी। तनख्वाह जारी थी, जॉब पर थे वो, और लेकिन कोर्ट में पुलिस कह रही थी कि ये लोग मिल नहीं रहे। और फिर मैं वो सीडी लेकर दिल्ली आया, मैंने होम मिनिस्टर को दी। मैं वापस गया और होम मिनिस्टर ने कहा मैं आऊँगा छत्तीसगढ़ और जांच करेंगे, हम मिलेंगे पीड़ितों से। वो महिलाएं अपने गांव गईं धान बोने के लिए, और उन महिलाओं को, लड़कियां ही थीं, उनको पुलिस ने दोबारा किडनैप कर लिया और किडनैप करके दोरनापाल थाने में ले गए और 5 दिन उनके साथ फिर से सामूहिक बलात्कार थाने में किया गया। यानी पहले बलात्कार गांव में जाके किया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट में बयान दर्ज हो गए, वारंट्स इश्यू हो गए, आरोपियों को फरार बता रही है पुलिस जबकि वो जॉब पर हैं, और फिर जब होम मिनिस्टर को सीडी देता हूं उसके बाद उन लड़कियों को दोबारा किडनैप किया जाता है और फिर 5 दिन उनके साथ थाने में बलात्कार होता है। और मैं उसकी सूचना फिर से गृह मंत्री को देता हूं, वो कहते हैं अधिकारियों से बात करिए। मैं होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया GK पिल्ले को मैंने फ़ोन पर बताया, छत्तीसगढ़ के डीजीपी को बताया, छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को बताया, P. जॉय उमैन को। उनका मैसेज भी आया वापस कि आप झूठी खबरें फैलाना बंद कर दिए। मैंने कहा दोरनापाल थाने में रेप चल रहा है उनके साथ, रोक दीजिए उनको। नहीं रुकवाया उन्होंने। कलेक्टर को बोला, SP को बोला, किसी ने नहीं रुकवाया। और 5 दिन बाद उन लड़कियों को गांव की चौराहे पर फेंक दिया गया पुलिस की जीप में ले जा करके, और कहा अब अगर हिमांशु से बात करी तो पूरे गांव को आग लगा देंगे। मैं गया उनसे मिलने और उन लड़कियों ने कहा कि हम आपसे अब नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने कहा था कि आगे आओ, न्याय के लिए आवाज़ उठाओ, इस देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है, कुछ नहीं है इस देश में, आप नहीं बचा पाए हमें। और मैं पूरी तरह टूट गया अंदर से कि बात तो सच है कि मैं किस आधार पर अब लोगों को ये आश्वासन दूं कि बेटा सामने आओ, आवाज़ उठाओ, न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा न्याय। आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोरों के लिए इस देश में अब न्याय नहीं है। मुसलमानों के लिए न्याय नहीं है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैं भी गया, मेरे साथ जावेद इकबाल, एक बॉम्बे का IPS ऑफिसर का बेटा है, वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखता था। प्रियंका बोर पुजारी बॉम्बे की पत्रकार थी, वो, इन लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे इन लड़कियों के बारे में। कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनमें से एक जो पुलिस वाला था, उसका नाम था करटम सूर्या,
उसको नक्सली हमले में वो मारा गया। उसकी मूर्ति दोरनापाल चौराहे पर लगाई गई है, आज भी है, और उस मूर्ति का अनावरण एसपी ने किया। और जब बीबीसी के संवाददाता ने पूछा एसपी से कि ये तो रेप एक्यूज था, तो उसने कहा कि ये लड़कियां सलवार जुड़ुम जैसे अच्छे कार्यक्रम को बंद कराने के लिए बलात्कार का झूठा आरोप लगा रही थी, इसलिए हमने उनकी जांच नहीं करी। मतलब अगर अब ये कह सकती है पुलिस कि ये जो लड़कियां हैं ये भाजपा के अच्छे नेताओं को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रही हैं, इसलिए हम इनकी जांच ही नहीं करेंगे आरोप की, बलात्कार मानेंगे ही नहीं कि बलात्कार हुआ है, लड़की कितना भी कहती रहे, लेकिन अगर वो भाजपा के नेताओं ने या भाजपा समर्थकों ने किया है तो अब पुलिस जांच नहीं करेगी, ये कह रहा था एसपी। और उसके बाद लड़कियों को किडनैप किया गया, फिर से थाने ले जाया गया, कोर्ट ले जाया गया, दंतेवाड़ा कोर्ट, और उनसे बयान दिलवाया गया कि हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। रेप का केस कंपाउंडेबल नहीं है, वो आप वापस नहीं ले सकते, लेकिन वापस लिया गया और वो केस खत्म हो गए, और इस वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया। तो इस देश में न्याय एक मृग मारीचिका है। इस देश का जो असल में मेरे तो पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हमारे ताऊ जी फ्रीडम फाइटर। आप इतने बड़े ख़ानदान के बेटे हैं, मुझे पता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपके पिताजी, आपके ताऊ जी, जिनके यहाँ जिनकी नेहरू साहब से जब वो प्रधानमंत्री थे जी। उस समय की ऐसी घनिष्ठ दोस्ती, और आपके फ्रीडम स्ट्रगल में भी नेहरू हमारे घर आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, आप सब लोग एक सामाजिक व्यक्तित्व रहे हैं, शायद इसी वजह से आप जिंदा हैं। हमें दुख ये होता है कि ये लोग जो हमारे पुरखे जेल गए थे, इस भारत के लिए गए थे, इस भारत के लिए लड़े थे वो लोग, कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि पुलिस बलात्कार करेगी, बलात्कारियों को बचाएगी, अदालत बलात्कारियों को बचाएगी, महिलाएं बेबस महसूस करेंगी, दलित बेबस महसूस करेगा, मुस्लिम अपने को बेबस महसूस करेगा। इस भारत के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ाए थे और हमारे पुरखे जेल गए थे। ये हमें बेचैनी होती है, और इसीलिए हम चुप नहीं बैठते, हम लड़ते हैं, हम बोलते हैं, हम विरोध करते हैं, हम लगातार संघर्ष करते हैं। अभी मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 2 अक्टूबर से दिल्ली से साइकिल पर चलना शुरू करूंगा, और मैं बम्बई तक जाऊंगा, शायद 1.5-2 महीना लगेगा। तो दिल्ली से बम्बई में साइकिल पर जा रहा हूँ, रास्ते भर मीटिंग करता जाऊंगा, जनता से बात करता जाऊंगा, और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करूंगा, क्योंकि मैं ये सब होते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। डर नहीं लगता ना? देखिए, मेरा जो नुकसान कर सकती थी सरकार वो कर दिया, मेरी संस्था खत्म कर दी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। अब मेरे पास आई हैव नथिंग टू लूज बट माई चेन्स। अब तो चेन्स भी नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, और इसीलिए खतरनाक हो गया हूँ सरकार के लिए। अब मुझे कोई डर नहीं है, तो मैं बेखौफ बोलता हूँ, लिखता हूँ, घूमता हूँ, काम करता हूँ। मेरे ऊपर 2 साल पहले 5 लाख का जुर्माना लगाया गया, आपको मालूम मुझे है? याद है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि एक ऐसा मामला हुआ था वहाँ कि बड़े पूंजीपतियों के लिए ज़मीनें हड़पने के लिए आदिवासियों की हत्याएं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा, ये अभियान चल रहा है जो सलवा जुड़ुम शुरू किया गया। तो सुकमा ज़िले का एक गोमपाड़ गांव है, उस गांव में जाकर के 16 आदिवासियों को सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ने कत्ल किया था। उसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, वो अपनी माँ की गोद में था, उसके माँ के सिर में चाकू मार दिया, उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया, नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया, और एक व्यक्ति था उसका पीनस काट के फिर पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 आदिवासियों का कत्ल किया था। और वो जो मुझे बताया जिस आदिवासी लड़की ने, वो उसने बताया कि जब वो बच्चा अपनी माँ की गोद में था और उसकी माँ के सिर में चाकू मारा और बच्चे का हाथ काटा, तो मैंने देखा कि मेरी सहेली गिर गई ज़मीन पर, तो मैं जंगल की तरफ भाग गई, वरना मेरे साथ भी यही होता। और जब मैं 2 घंटे बाद वापस आई, पुलिस जा चुकी थी,
तो मैंने देखा कि मेरी सहेली नंगी पड़ी हुई थी, उसकी लाश नंगी पड़ी हुई थी, यानी पुलिस वालों ने सिर में चाकू मारने के बाद शायद वो तड़प रही होगी, उस वक्त उसके साथ गैंग रेप किया। तो ये सब हुआ और वो मामला लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट आए। वो उनके जो मारे गए थे लोग, 16 लोग, उनके परिवार के सदस्य थे, मैं था, पिटिशनर नंबर 1 था मैं। मेरे ऊपर 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने कहा आपने जांच ही नहीं कराई तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता? और इंसाफ मांगने के लिए आप जुर्माना लगाओगे? तो हम तुम जुर्माना नहीं देंगे, आप जेल में डाल दो हमको। क्योंकि न्याय इंसाफ मांगना तो ना सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम अगर कहीं अन्याय हो रहा हो, और ये माना जाता है कि एक के साथ भी अगर आपने अन्याय सहन कर लिया तो आपको सबके साथ अन्याय सहन करना पड़ेगा। तो हम तो किसी के भी साथ अन्याय होते हुए नहीं देखेंगे। और उसकी वजह से मेरे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया गया। और अब कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं कि आपने पैसे नहीं दिए, 2 साल हो गए मैंने नहीं दिए, कभी भी जेल में डाल सकते हैं। तो ये है सूरत हाल। तो हिमांशु जी, हमारे देश में एशिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। टॉप 10 में हमारे लोगों का नाम है। ऐसे लोग, वो हमारे उद्योगपति हैं। उनका प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जनता इस्तेमाल करती है। उस जनता के प्रति इनका कोई दायित्व बनता है? कभी लगा कि किसी को ये बुरा लग रहा हो कि उनके लिए, इस देश के सबसे गरीब, सबसे भूखे नंगे लोगों के, जिनके सर पे छत नहीं, जिनके तन पे कपड़ा नहीं, उनको, उनके साथ बेदखली हो रही है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं? इनको और कितना चाहिए कि इनकी भूख जो है वो बुझ जाएगी, इनकी प्यास बुझ जाएगी और ये गरीब को जीने देंगे? कोई इंटरफेस है? कभी कभी लगा कि बात की जाए इनसे, जा करके नीता भाभी से बात कर ली जाए या किसी और से बात कर ली जाए? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो भारत का कैपिटलिज्म है वो क्लासिकल कैपिटलिज्म भी नहीं है, वो क्रोनी कैपिटलिज्म है। और ये कैपिटलिज्म सरकारी ताकत गलत तरीक़ों से संसाधनों पर कब्ज़ा करने, सरकारी नियमों में धोखाधड़ी और बेईमानी करके, आपने देखा केजी बेसिन से किस तरीके से अंबानी ने गैस चोरी करी, जनता की गैस चोरी करके बेची, हज़ारों लाखों करोड़ रुपया उसमें उन्होंने कमा लिए। किस तरीके से कितनी बार इनके ऊपर जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो माफ़ करा दिया गया। 500 करोड़ का तो शायद एक मुझे याद आ रहा है, वो लगा था अंबानी पर, वो फिर माफ़ हो गया। किस तरीके से आदिवासी इलाकों में ज़मीनों पर कब्ज़ा जो होता है, मानव अधिकारों को कुचल के, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुचल के, पेशा कानूनों को कुचल करके ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। ये सब करने के लिए कॉरपोरेट को पॉलिटिकल पावर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो नियम कायदों से नहीं चल सकते। उसके लिए सत्ता अपनी मुट्ठी में लेना ज़रूरी है, और सत्ता भी ऐसी होनी चाहिए जो बेईमान हो। ईमानदार लोगों की सत्ता होगी तो वो बेईमानी का इस्तेमाल करके पूंजीपति की मदद नहीं करेंगे। वो लोगों की हत्या करके, बलात्कार करके, डरा कर, धमका कर, जेलों में ठूंस कर उनकी ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकते। तो उनको भ्रष्ट लोग चाहिए, उनको दंगाई, फसादी, बेईमान ऐसी अदालतें भी चाहिए, ऐसे नेता भी चाहिए, ऐसी ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि ये लोग कभी मानवीय हो जाएंगे। और फिर ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये फीड करता है पॉलिटिकल फिनांसेस को। जो भारत का चुनाव लड़ा जाता है, वो कहते हैं कि भाजपा ने 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ये पैसा कहाँ से आता है? ये कॉरपोरेट ही देता है। तो वो गलत तरीकों से अगर नहीं कमाएगा तो वो कैसे इस फंडिंग करेगा पॉलिटिकल पार्टीज की? इसलिए इसमें बहुत उम्मीद मत करिए कि आप अगर उनसे कहेंगे कि थोड़ा मानवीय बन जाइए।
तो दिखावे के लिए वो करते हैं, वो मंदिरों में जाएंगे, वो मंदिरों में दान देंगे। मंदिर का दान तो किसी का काम नहीं आता ना। मंदिर का दान बजाय उसके या पीएम केयर में देना या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देना, ये सब तो वो पॉलिटिकल गिमिक तो है ना, उससे उनके वोट बढ़ते हैं। वो मोदी जी के साथ अपनी दोस्ती बताएंगे, वो हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाजों का पालन करेंगे, तो मोदी जी के साथ बड़े पॉलिटिकली अलाइन हो गए, भारत की जनता बेवकूफ़ बन जाएगी, वो चकाचौंध में आ जाएगी, अरे वाह ये तो हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदुओं के इज्जत करते हैं, इन्हीं को वोट दो, इन्हीं का समर्थन करो। अब अगर आप अंबानी का या अडानी का विरोध करेंगे तो भारत की जनता आपको गाली देगी, अरे इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे हिंदू लोग हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तो ये पूरा गिमिक है एक। ये इस तरह से है कि जो सबसे गरीब हिंदू है उसको ये सुख है कि देखो सबसे अमीर आदमी भी तो हमारी जाति का, हमारे धर्म का है। मतलब जो हमारी समझ थी सियासत को लेकर के कि सियासत जो है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और वो नीतियों से, पॉलिटिकल इकोनॉमी की नीतियों से बनती है। अब उस पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो एका होता था वो गरीब गरीब का होता था और वो अमीरों के ख़िलाफ़ लड़ता था। आज सारा गरीब जो है वो बटा हुआ है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो हमारा तबके का एका था वो अब सिर्फ जाति धर्म का एका बचा है। बिल्कुल। जो बेरोजगार नौजवान जिसकी पैंट भी पीछे से फटी हुई है, वो अडानी के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में आदिवासियों के हितों की बात करने वालों या नौजवानों को रोजगार दो ये मांग करने वालों को गालियां दे रहा है जी। कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। तो ये इनकी जो पूरी सियासत है इसकी सफलता है कि उन्होंने लोगों को अपने ही खिलाफ कर दिया है। वर्ग संघर्ष को उन्होंने धर्म और जाति के संघर्ष में बदल दिया है। अब देखिए ना, अब भारत में शिक्षा को जिस तरह से प्राइवेटाइज किया गया, महंगा किया गया, यूजीसी की ग्रांट घटाने के बाद फीस बढ़ा दी गई, सीटें कम कर दी गई। जब जेएनयू में स्टूडेंट्स ने यूजीसी की ग्रांट्स घटाने के खिलाफ आंदोलन किया तो भीड़ ने घुसकर स्टूडेंट्स के सिर फाड़ दिए। अब मांग तो ये होनी चाहिए कि शिक्षा फ्री हो। किसी देश में किसी को इसलिए अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलता कि उसके पास पैसा नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि वो जो चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। ये व्यवस्था सरकार करके देगी कि आपको डॉक्टरी पढ़ाई पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़नी है, आपको फिलोसफर बनना है, आपको जो बनना है आप पढ़िए और सरकार उसका खर्चा उठाएगी, आपको जो बनना है। लेकिन फ्री शिक्षा की मांग तो छोड़िए, जब छात्रों ने कहा कि जो आप फीस ले रहे हो उसको बढ़ाओ मत, तो इस देश की जनता ने कहा कि ये टैक्स पेयर के पैसे पर पलने वाले पैरासाइट्स हैं, ये परजीवी हैं और देशद्रोही हैं, और अपने ही बच्चों के सिर फोड़ दिए कि तुम सस्ती शिक्षा की मांग क्यों कर रहे हो। तो ये है भाजपा और आरएसएस की राजनीति की सफलता कि उसने लोगों को अपने ही हितों के विरुद्ध काम करने के लिए प्रेरित किया है। उसने लोगों को अपने ही बच्चों के खिलाफ कर दिया है, अपने ही महिलाओं के खिलाफ खड़ा कर दिया है समाज को, और अपने ही देशवासियों पर हमले करने, अपनी ही महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में नौजवान ये कह रहे थे, जब हम जेएनयू का मामला देख रहे थे, कि अगर पढ़ना है तो बैंक से लोन लो और पढ़ो, जिससे कि पढ़ के तुरंत किसी भी तरह जॉब में आओ, लोन चुकाओ और टैक्स पेयर बनो। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि इस देश में भिखारी भी टैक्स पेयर होता है। सिर्फ इनकम टैक्स पे करने वाला टैक्स पेयर नहीं होता है। जो हिडन टैक्सेस हैं, जो जीएसटीज हैं, जो दूसरे सेस हैं, टैक्सेस हैं, वो ज़्यादा बड़े हैं। और ये पढ़े लिखे लोग, कॉरपोरेट जगत के बेवकूफ़ लोग ये बातें करते हैं कि टैक्स सिर्फ इतने % दे रहे हैं और ये लोग पैरासाइट्स हैं। इनको यही नहीं पता कि इस देश में कोई भी इंसान जो कुछ भी खरीदता है, 10 रुपए का पार्ले जी खरीदे, चाहे वो टूथपेस्ट मंजन खरीदे, वो भी टैक्स दे रहा है भाई। जो जी मुफ्त में कोई नहीं रह रहा है।
और ये जो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, जो गरीब इंसान माचिस खरीद रहा है, बीड़ी खरीद रहा है, साइकिल खरीद रहा है, दाल खरीद रहा है, वो सब पर जो टैक्स जा रहा है, वो सारा पैसा जो सरकार के पास जमा हो रहा है, वो ज़्यादातर पैसा ना तो स्टूडेंट्स पर खर्च हो रहा है, ना गरीबों के वेलफेयर पर खर्च हो रहा है, ना किसानों की सब्सिडी पर जा रहा है। वो पैसा जा रहा है बड़े कॉरपोरेट को का जो कर्जा है उसको माफ करने में, उसको सब्सिडी देने में। कॉरपोरेट सब्सिडी जो है वो सबसे बड़ा खर्च है सरकार का। तो गरीबों का पैसा अमीरों को दिया जा रहा है, ना कि अमीरों का पैसा गरीबों के ऊपर खर्च हो रहा है। और यही लोग हैं जो किसानों के कर्जा माफ करने का जो एक मुतालबा है, मांग है, उसको लेकर के भी ये लोग मजाक उड़ाते हैं या नफरत करते हैं इस बात से कि किसान का कर्जा क्यों माफ़ किया जाए, इससे तो सरकार के ख़जाने पर बहुत दबाव पड़ जाएगा। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो एक एक धन्ना सेठ का कर्जा माफ़ हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो पूरा नरेगा का बजट है उससे ज़्यादा जो सब्सिडी है, कॉरपोरेट सब्सिडी, वो एक कॉरपोरेट को दे दी जाती है। जी, जी। तो बहुत अजीब सा टाइम है, सोचो तो सुन होने लगता है ज़हन कि हम कहाँ से इसको समझें कि अपने ही जैसे लोगों के खिलाफ क्यों लोग हो गए हैं। वो अगर वो कोई नीति बनवाएंगे शिक्षा में, स्वास्थ्य में या और किसी तरह की, तो उससे तो सबका फ़ायदा होगा, इस पूरे देश का फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, मुझे पता है जब हम ये बात कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग आकर के हेट कमेंट्स करेंगे, आकर के आपको कहेंगे कि आप हिंदुओं के गद्दार हैं, और मुझे कहेंगे कि पाकिस्तान चली जा और ये हिंदू विरोधी है। तो ये हम सुनते रहते हैं। और जब मैं इस तरह की चीज़ों की बात करती हूँ, कोई भी धन्ना सेठ हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो या किसी भी अन्य जाति का हो, धन्ना सेठ अपने आप में एक कैटेगरी है, वो सब सुरक्षित हैं। हमें एक होना है, हमें एक ना होने देने की जो व्यवस्था बनी है वो है ये। बहरहाल, कोई ऐसी बात जो आपकी जो यात्रा है उससे संबंधित आप मुझे बताइए। जी, तो यात्रा तो पिछली बार जब मैंने 2010 में भी एक ऐसी ही यात्रा की थी दिल्ली से बॉम्बे साइकिल पर ही, उस वक्त मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी पंजाब में डकैती की। गिद्दड़बाहा जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय, प्रकाश सिंह बादल, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ पुलिस आ गई थी और वो जो मेरी मीटिंग में महिलाएं बैठी थीं उनके एक एक के वीडियो बना रही थी, फ़ोटो खींच रही थी। तो जब महिलाओं ने आपत्ति की तो पूरे हॉल को बंद कर दिया बाहर से पुलिस ने, और फिर बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई, मेरे ऊपर भी डकैती की एफआईआर हो गई। फिर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई। फिर एफआईआर वापस हो गई थी कई साल बाद। जब मैं गुजरात पहुंचा तो गुजरात में मेरे भाषण छपने लगे अखबारों में, और मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे और वो स्वर्णिम गुजरात का एक उनका वो चल रहा था कैंपेन कि स्वर्णिम गुजरात। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जहाँ भूख से मौत हुई है आदिवासियों की। फॉरेस्ट राइट एक्ट आ चुका था, आदिवासियों को ज़मीन देनी थी, उसमें जो जिस पर वो खेती करते हैं उसके पट्टे दिए जाने थे, लेकिन गुजरात सरकार ने उल्टा जिन ज़मीनों पर वो कई पीढ़ियों से खेती कर रहे थे उन ज़मीनों पर फेंस करके उनको खेती से बाहर कर दिया और ज़मीनों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कब्ज़ा कर लिया है, वापस ले लिया है। तो ऐसा हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं जो ज़मीन पर देख रहा था वो बोल रहा था। तो एक बहुत बड़ा एडिटोरियल पेज पर छपा, हम लोग साइकिल से जा रहे हैं और स्वर्णिम गुजरात में साचो दर्शन, गुजराती में स्वर्णिम गुजरात का सच्चा दर्शन, बहुत डिटेल्ड वो था। और उस रात पुलिस आ गई, एसपी आ गए, और मेरी और मेरे साथ एक और आदिवासी नौजवान था, हमारी साइकिलें पुलिस ने अपनी जीप के ऊपर रखी और आधी रात में बरसते पानी में हम लोगों को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में जाके फेंक दिया गया। कहा गुजरात में तुम्हारा काम नहीं है। तो ये सरकार इतना डरती है साइकिल पर चढ़ने वालों से। तो इस बार देखते हैं कितनी एफआईआर होंगी, कितनी जगह पीटा जाएगा, कितनी जगह से भगाया जाएगा, मार दिया जाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो फिर जाएंगे। तो ये इस बार की यात्रा में देखते हैं क्या होता है।
जी। आपको गरीबों की दुआएं लगें, आपको इस देश की पुलिस से, व्यवस्था से सुरक्षित रहें आप, उन दुआओं का आपके ऊपर साया बना रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। हिमांशु जी, हम आपको अक्सर पढ़ते रहते हैं। जो सौहार्द को लेकर के जो आपके तर्क होते हैं और ये जो आप इस पर बार-बार बात करते हैं कि आप जिस धर्म में या जिस जाति में या जिस देश में जन्मे, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। फिर भी आप उस पर जो लोग गर्व करके दूसरों से नफ़रत करते हैं, ये नफ़रत कितनी फ़िज़ूल है। एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ जो हैं, उन पर इतना इतराना कितना फ़िज़ूल है, बेमानी है। इस पर जो आप कहते रहते हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित रहती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये कि तो आप वो लिखते हैं। ये तो उस गांधी की लाइन है। जी, गांधी ने तो वाइसरॉय को लिखा था। गांधी ने कहा मुझे आपसे नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप अपनी आजादी के लिए कोशिश नहीं करते? करते ना। बस मैं वही तो कर रहा हूं। इसलिए मैं आप मेरे दुश्मन नहीं है। मैं वो कर रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है, आप वो कर रहे हैं जो आपका कर्तव्य है। करिए, मैं भी करूंगा। ये तो गांधी की लाइन है। विदाउट हेट्रेड वो लड़ते थे। और यही वजह थी कि जिस वक्त गांधी यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय लंदन में बच्चे स्कूलों में गांधी पर निबंध लिख रहे थे। चर्च में सरमन में गांधी की तारीफ में पादरी बोल रहे, भाषण दे रहे थे। तो अंग्रेजी सरकार के लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि वो गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो यहां गांधी के खिलाफ कुछ करते थे, लंदन में लोग विरोध करते थे, खबरदार, वो लिविंग क्राइस्ट है। गांधी को लिविंग क्राइस्ट कहा जाता था चर्च में, कि गांधी जिंदा जीसस है, उनको कुछ मत करना। तो अंग्रेजी सरकार के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। ब्रिटिश समाज कितना नैतिक था। जी। अब भारत में तो मैं आपको एक वाकया बताऊं कि छत्तीसगढ़ में एक बार एक 3 गांव को पुलिस ने जला दिया। ताड़मेटला, तिम्मापुरम और मोरपल्ली, 2011 में। कल्लूरी एसएसपी थे, उनके नेतृत्व में सल्वाजुडुम के गुंडों ने और पुलिस ने जाकर के इन तिम्मापुरम, ताड़मेटला, मोरपल्ली को जला दिया। 5 महिलाओं से रेप हुआ और 3 आदिवासियों की हत्या हुई। मुझे सूचना मिली, मैं बम्बई में था। मैंने कलेक्टर को एसएमएस भेजा और दूसरे लोगों को भेजा। कलेक्टर का जवाब आया, आपके पास क्या इसकी सबूत। सबूत है? तो मैंने कहा आपको सबूत की क्या जरूरत है, आप तो जिले में ही बैठे हो, आप चले जाओ, देख लो, आपको जलते हुए घर दिख जाएंगे, अभी तो धुआं उठ ही रहा होगा। तो मैंने कहा लेकिन रिलीफ मटेरियल ले जाना, सारा उनका खाना भी जला दिया गया है, अनाज जला दिया गया है, बच्चे भूखे हैं, कुछ रिलीफ मटेरियल ले जाइएगा। तो कलेक्टर साहब ने एक गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में ट्रक भर के राशन वगैरह लेके और पहुंचे। तो कल्लूरी ने, जो आईजी एसएसपी थे, उसने कलेक्टर के सीने पर वो पिस्टल लगा दी और कहा कि वापस चले जाओ। और उसने पूरा रिलीफ मटेरियल लुटवा दिया गुंडों से और कलेक्टर को वापस भेज दिया। आर प्रसन्ना कलेक्टर थे, आईएएस। मैंने ये बात भी लिख दी, मीडिया ने छाप दी, कलेक्टर और कल्लूरी दोनों का ट्रांसफर हो गया। लेकिन सरकार ने प्रसन्ना को तो जाने दिया, रिलीव कर दिया, कल्लूरी को रिलीव नहीं किया, कल्लूरी को रोक लिया। सिर्फ आई वॉश करने के लिए वो किया था। तो कल्लूरी वहीं जमे रहे। स्वामी अग्निवेश ने कहा मैं जाता हूं। मैंने कहा जाइए, मैंने कहा रिलीफ मटेरियल ले जाइए। स्वामी अग्निवेश ने चीफ मिनिस्टर रमन सिंह से बात की और वो वहाँ पहुँचे। मीडिया ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। जब ये लोग गांव के नाके पर पहुँचे, जहाँ कल्लूरी अपने गुंडों के साथ बैठा हुआ था नाका लगा करके, तो स्वामी अग्निवेश की गाड़ी पर और पत्रकारों की गाड़ी पर पथराव शुरू हुआ। एक बड़ा पत्थर कांच फोड़ता हुआ स्वामी अग्निवेश की पगड़ी पर टकराया। अगर पगड़ी ना होती तो स्वामी अग्निवेश ऑन स्पॉट मर जाते। और पूरी गाड़ियां मीडिया की और स्वामी अग्निवेश की गाड़ियां तोड़ दी गई और ये लोग वापस आ गए जान बचा करके। उसके बाद स्वामी अग्निवेश सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने सारा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि आप जाकर इस घटना की जांच कीजिए। सीबीआई की टीम ने पहले मेरे बयान लिए दिल्ली में। मैं दिल्ली में था क्योंकि मुझे तड़ी पार कर दिया गया था छत्तीसगढ़ से। तो मैंने कहा कि पुलिस ने जलाए गांव,
तो सीबीआई ऑफिसर जो थे वो भड़क गए, बोले पुलिस कभी गांव जलाती है। मैंने कहा साहब जलाती है, छत्तीसगढ़ में जलाती है, आप जाइए तो सही, आप देखिए तो सही। तो सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची और छत्तीसगढ़ में ये एक सुकमा जगह है, वहां पर बैठे हुए थे और जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं इन लोगों ने सीबीआई की टीम को घेर लिया। सीबीआई की टीम को घेर लिया कि तुम लोग हमारी जांच करने आए हो। सीबीआई की टीम ने खुद को बचाने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में खुद को बंद कर लिया। तो ये लोग बाहर से बंदूक के बटों से दरवाजों को पीटने लगे। तो सीबीआई की टीम ने रेफ्रिजरेटर, सोफा, बेड दरवाजों पे लगा दिए ताकि दरवाजे ना टूटें। तो ये लोग जोर जोर से बट मारने लगे तोड़ने के लिए। तो सीबीआई वालों ने दिल्ली फ़ोन किया कि हमें प्रोटेक्ट कीजिए, ये यहाँ की जो पुलिस है वो हम पर अटैक कर रही है, हमारी जान जा सकती है। स्टेट पुलिस सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों को, जो खुद भी पुलिस वाले हैं, उन पर अटैक कर रही है, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी तब और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार की पुलिस कांग्रेस की सीबीआई पर अटैक कर रही थी। तो फिर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस भी थी, सीआरपीएफ थी। तो उसको बोला गया, दिल्ली से मैसेज गया कि तुरंत जाइए और गेस्ट हाउस में वो सीबीआई की टीम फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करके लाइए। तो सीआरपीएफ आई सीबीआई की टीम को रेस्क्यू करने। तो पुलिस ने सीआरपीएफ पर फायर किया। अरे बाप रे। और फिर सीआरपीएफ ने पुलिस पर फायर किया। उसके बाद फिर सीआरपीएफ चूंकि ज़्यादा संख्या में थे तो उन्होंने सीबीआई की टीम को रेस्क्यू किया और अपने बैरक में ले गए। तो फिर पुलिस ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया और बॉम्ब फेंके। फिर सीआरपीएफ ने पुलिस पर बॉम्ब फेंके और उस दिन सुकमा की सड़कों पर दो फोर्सेस के बीच में बम चले, पूरी दिवाली मनाई गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का एफिडेविट है 13 पेज का, वो एफिडेविट मैं आपको दे दूंगा। वो सीबीआई खुद कह रही है ये सारी बातें। तो इस देश में कॉरपोरेट के लिए एक राज्य की पुलिस और नेता मिल करके इस देश की दूसरी एजेंसीज जो भी उनके कॉरपोरेट के हितों के रास्ते में आएगी उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो थोड़े ही दिन की बात है कि ये जो बड़े बड़े अडानी साहब की एक सेना होगी और भारत की एक सेना होगी। आपको मालूम है ना, दुनिया के कई देशों में कॉरपोरेट की अपनी सेनाएं हैं और उन सेनाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। तो भारत में एक दिन ये होगा कि इतने शहरों पर इस सेना का कब्जा है, इतने शहरों पर इस सेना का कब्जा है, इतने इलाके पर ये कॉरपोरेट राज करेगा, इतने इलाके पर ये कॉरपोरेट राज करेगा। थोड़े दिन के बाद सरकार, कोर्ट, इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये स्थिति आने वाली है। तो जिसके बारे में हम आगाह कर रहे हैं लोगों को, मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि केंद्र में दूसरी सरकार थी और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ तो किसी की कोई सुनवाई ही नहीं हो सकती। हाँ, तो आप देखिए ना, मणिपुर में जो हुआ है, आज भी मणिपुर में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारे देश का जो नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, कोई मणिपुर के बारे में बोल नहीं रहा है। ना कोई जा रहा है, ना वहाँ कोई अभी तक सीएम वीरेंद्र सिंह को हटाया ही नहीं हटाया गया है और वो सेंट्रल एजेंसीज के अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं और नहीं हटाया जाएगा उनको। और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोग मारे जा रहे हैं। असल में तो मणिपुर को ये दूसरा गुजरात बनाने की इनकी तैयारी थी, क्योंकि मणिपुर में जो कुकीज़ हैं वो क्रिश्चियंस हैं बहुतायत में। तो ये जिस तरीके से गुजरात में एंटी मुस्लिम फीलिंग्स जगा करके भारत के मुसलमानों को बेवकूफ़, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके सत्ता काबिज हुए हैं, दूसरा गुजरात बना करके कि हम ईसाइयों को मार रहे हैं, कुकीज़ को मार रहे हैं, ईसाइयों को मार रहे हैं,
भारत के चुनाव में फ़ायदा उठाने का इनका योजना थी। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को नंगा करके परेड कराने का जो वीडियो सामने आया और उससे पूरे देश में जो गुस्सा भड़का, तो बीजेपी को फिर लगा कि अभी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। लेकिन कुकीज़ को न्याय तो नहीं देंगे क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं, तो उनको तो ये मारेंगे। और मैतेई जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनके द्वारा पूरे जो हिली रीजन है, जो जिस पर कुकीज़ रहते हैं, जो पहाड़ हैं, चूंकि वो अडानी के लिए वहाँ पर एमओयू हो चुका है, तो उस पर कब्जा करना है। अच्छा, एमओयू साइन हो चुका है? वो डॉक्यूमेंट है, पब्लिक में है। तो अडानी के लिए उस पूरे पहाड़ों पर कब्जा करना है, तो मैतेई का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुकीज़ को मारा जाएगा। तो सारे आदिवासियों को मारा जाए, और क्योंकि वो क्रिश्चियन है, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लो। क्योंकि वो क्रिश्चियन है तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, नहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बुरा नहीं लगेगा, उनका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा कि मोदी जी ने इतने ईसाइयों को मार दिया। विधर्मियों को। आरएसएस ने, देखिए 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे। 1925 में स्थापना हुई थी और आरएसएस ने अपनी स्थापना में कहा था, जो हेड गवार थे, कि हमने इस संगठन की स्थापना ईसाइयों, मुसलमानों और कम्युनिस्टों से हिंदू धर्म को, और मलेच्छों और वामपंथियों, हाँ कम्युनिस्टों, इनसे बचाने के लिए की है। तो ये तो इनके एजेंडे में है कि हमको ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और ये रिटर्न में है आरएसएस के डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। तो बहुत खतरनाक दिशा में जा रहा है ये देश, और हम सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए और इसको रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि सवाल हमारे अपने बच्चों का है। हमारे बच्चे किस माहौल में ज़िंदा रहेंगे, रह भी पाएंगे कि नहीं, मोहब्बत कर पाएंगे कि नहीं, या उनका कत्ल इसलिए कर दिया जाएगा कि उन्होंने किसी ख़ास जात में या किसी ख़ास मज़हब के लड़के या लड़की के साथ शादी कर ली या मोहब्बत कर ली, तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा। अभी मैं एक कपल से मिला जो शादी करना चाहते हैं, और लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। वो बहुत डरे हुए हैं कि हमारे ऊपर हमला हो जाएगा शादी करते ही। और लड़का भी क्या है, लड़के की मदर भी हिंदू है और फादर मुस्लिम है। लड़के की बहन ने हिंदू से शादी करी है। तो इतना हिंदू मुस्लिम परिवार है, बहुत प्रोग्रेसिव परिवार है। लड़का सरकारी जॉब में है, लड़की बैंक में है, लेकिन शादी नहीं कर सकते, कत्ल कर दिए जाएंगे। तो ऐसी दुनिया ना बने जिसमें लोग मोहब्बत ना कर सकें, शादी ना कर सकें, जी ना सकें। लेकिन आरएसएस और बीजेपी वैसी देश बनाना चाहते हैं। सारे मुसलमान और सिखों, ईसाइयों को मार भी दें तो फिर क्या आपको लगता है, क्या इस देश में शांति स्थापित हो जाएगी? देखिए, महात्मा गांधी ने ये उसी वक्त कहा था। गांधी ने कहा, तुम्हारी समस्या मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो तुम अपने ही हिंदू भाइयों को मारने लगोगे, तुम दलितों को मारोगे, तुम दूसरे लोगों को मारोगे। ये जो नफरत है तुम्हारे दिलों में, ये प्रॉब्लम है, इसको समझो। मुसलमान समस्या नहीं है। और ये हमने देखा भी है कि जहां मुसलमान नहीं है, जिन गांवों में, दलितों को मारा जाता है। अब देखिए, बिहार में लक्ष्मण बरुआ थे, शंकर बिगहा, कितने सारे जनसंहार हुए हैं बड़े बड़े, आदिवासियों का कत्लेआम हुआ है। कौन से मुसलमान हैं? जो जिन महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, वो कौन से मुसलमान हैं? अच्छा, सारे मुसलमान और सारे ईसाई अगर हिंदू धर्म अपनाना चाहें तो पंडित हिमांशु कुमार क्या बताते हैं, कैसे होगा? भाई ये बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई हिंदू बिना जाति का तो नहीं हो सकता। आप एक ऐसा हिंदू बता दो जिसकी कोई जाति ना हो। हर हिंदू की एक जाति होनी जरूरी है। अब जो मुसलमान या ईसाई हिंदू बनेंगे, उनको जाति कौन सी अलॉट होगी? कास्ट अलॉटमेंट इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, वो तो। लेकिन अभी एक वो जितेंद्र जो त्यागी जो बने हैं, रिजवी साहब, वसीम रिजवी नाम है ना शायद उनका, वो त्यागी उन्होंने डिक्लेयर किया खुद। भाई कोई त्यागी ना उनके घर में शादी करेगा बच्चे बच्चियों से, ना उनको अपने घर में खाने को बुलाएगा, खाना खिलाएगा बिठा कर साथ में। तो वो खुद को त्यागी कहते रहे, लेकिन जो हिंदू है वो उनको कबूल नहीं करेगा। भाई आप स्वतंत्र हैं कि अगर कोई भी मुसलमान ये कहे
कि मैं तो साहब हिंदू बन गया, लीजिए मैंने घर वापसी कर ली और आज से मैं शर्मा या शुक्ला या तिवारी बन गया। वो आज़ाद है, चाहे तो लिख ले। लेकिन दूसरे तिवारी, शर्मा या शुक्ला ना उसके साथ शादी ब्याह कराएंगे अपने बच्चे बच्चियों का, ना ही उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे। गोत्र विहीन तो हिंदू हो नहीं सकता, ब्राह्मण हो नहीं नहीं हो सकता। तो ये जो कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है, ये मुसलमानों की तरफ से या ईसाइयों की तरफ से खतरे में नहीं है, ये अपनी ही वजह से खतरे में है। अपना बंद सिस्टम जो है, बंद सिस्टम है कि कोई आवाजाही नहीं है। कोई चाहे तो मुसलमान बन सकता है, लेकिन कोई चाहे तो हिंदू नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदू बनने में जात चाहिए, और जात आप दे नहीं सकते। बिना गोत्र नहीं होगी। हाँ, बिना जात मतलब वो तो ऐसा सिस्टम है जो जन्म से ही मिलती है, जात आप चेंज नहीं कर सकते। देयर इज नो ग्लिच इन द मैट्रिक्स, मतलब हम फंस गए, बिल्कुल फंस गए हैं। तो हिंदू जो है ना तो इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ ये हमारी कमी है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यही तो उनके जीवन के और गर्व का आधार है। जाति तो गर्व का आधार है, तो वो कैसे छोड़ दें। तो जाति विहीन हिंदू होना नहीं चाहता है, तो वो मुसलमानों को पीटो वगैरह के शॉर्टकट अपनाता है, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन खतरा तुम्हारे अपनी वजह से है, ये वो कबूल नहीं करता है। अच्छा, ब्राह्मणों का तो समझ में आता है कि वो तो सही जगह पैदा हो गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो नीच हैं, ब्राह्मणों से नीच हैं, और फिर कुछ ब्राह्मणों के नीच से भी नीच हैं, फिर उनसे भी नीच हैं। ये तो चार पायदान है ना, कोई ना कोई किसी ना किसी से नीच है, सीढ़ीदार है। तो जो नीच हैं वो शुरू हो जाता है क्षत्रिय से, क्षत्रिय ब्राह्मणों से नीच है, फिर क्षत्रियों के अंदर फला क्षत्रिय फला से नीच है। इसका क्या है? ये लोग जो नीच हैं वो तो छोड़ सकते हैं, वो तो कह सकते हैं हम बौद्ध धर्म में जाएंगे जहाँ कोई नीच नहीं है किसी से। नहीं, तो इन्होंने लोहिया साहब ने कहा था ना कि भारत में हर जाति ने अपने से नीचे की जाति ढूंढ ली है, और सब अपने बड़ेपन के घमंड को एंजॉय कर रहे हैं कि मैं इससे बड़ा हूँ। अच्छा। मैं इस जाति से, मेरी जाति ऊंची है। तो ये इतनी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें हर जाति खुश है कि मैं दूसरों से ऊंचा हूँ, किसी से तो मैं भी ऊंचा हूँ। हाँ। कोई मुझसे भी नीच है। हाँ, तो इसलिए ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। अब इसे चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी ड्राइवर की, किसी पुजारी पंडित की, ये ऑटोमेटिक चलता है और कोई इसमें से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और जैसे ही वो कोशिश करता है फिर उस पर हमले होते हैं, उसका बहिष्कार होता है। ये जो हिंदू महिलाओं को शादी करने से, बाहर शादी करने से रोका जाता है, इसमें शायद यही वजह रही होगी कि उनको लगता है कि हमारी जाति को नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और जो भारत में पितृसत्ता है, पितृसत्ता ही जाति को बनाए रखती है, क्योंकि बाप तय करेगा कहाँ शादी होगी बेटी की या बेटे की, तो वो अपनी ही जाति और गोत्र में करे, जिस गोत्र में उसको करना है उसमें करेगा। इसीलिए लड़कियों के प्रेम करने का ये समाज विरोध करता है। प्रेम करेंगी तो फिर जाति नहीं बचेगी, पितृसत्ता नहीं बचेगी, सांप्रदायिकता नहीं बचेगी, समानता आ जाएगी, वो नहीं आने देना चाहते। तो कुल मिला के जाति को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जाति आधारित जो राजनीति है उसका जो भयानक रूप है वो तो हम सब देख ही रहे हैं कि मैं एक जज से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कितना भी बड़ा ठग हो उसकी जाति के लोग उसको वोट देते हैं, जानते हुए कि ये बदमाश है, ठग है, सब कुछ है। तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा, इसलिए मैं वोट ही नहीं डालता हूँ। उन्होंने कह दिया कि ये ठगों का देश, व्यवस्था है ठगों की, और जाति आधारित ठग हैं, तो इसलिए मैं वोट नहीं डालता। तो ये जो निराशा है ये भी एक पक्ष है। इस तरह से भी उद्गार बाहर आते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। जाति को समाप्त किया जा सकता है और करना ही पड़ेगा। जाति को भी समाप्त करना पड़ेगा, सांप्रदायिकता को समाप्त करना पड़ेगा, पितृसत्ता को समाप्त करना पड़ेगा, पूंजीवाद को समाप्त करना पड़ेगा, और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे उसके लिए। और नौजवान, क्योंकि जो हर बच्चा है जो इस दुनिया में आ रहा है उसको एक अच्छी दुनिया चाहिए, तो दुनिया को अच्छाई चाहिए। बहुत से लोग अब बच्चा नहीं पैदा कर रहे। हाँ, वो कहते हैं कि इस दलदल में, इस कीचड़ में मैं क्यों लाऊं एक नए इंसान को। हाँ, लेकिन वो अभी बहुत छोटी संख्या है और बहुत दुनिया में बच्चे आ रहे हैं और उनको एक अच्छी दुनिया चाहिए। तो दुनिया को अच्छे बनाने की कोशिशों की तो हमेशा ज़रूरत रहेगी। दर्शकों, ये थे पंडित हिमांशु कुमार, जो नास्तिक हैं, जो गांधीवादी हैं, ब्राह्मणवाद जातिवाद के विरोधी हैं, गांधीवादी हैं,
पुश्तैनी गांधीवादी हैं। इनके परिवार लगातार गांधीवाद के आदर्शों पे चलते रहे और इन्होंने अपने उस जो भी उनको जन्म से जो अधिकार मिल गए थे उनको त्याग करके आदिवासियों के बीच में रहना, सहना, उनके मुद्दों को उठाना और इस संविधान के लिए जीना तय किया। इनका पूरा परिवार उसी तरह से जिया और अब आप जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। इस देश के गरीबों की, आदिवासियों की, मजलूमों की जो दुआएं आपने लिए वो आपका साया बना रहे, उन दुआओं का इसी शुभकामना के साथ बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए।